आपके अपने चैनल इतिहास मेरे साथ में एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। दरअसल इतिहास की किताबें पढ़ते समय हम अक्सर ऐसे पुरुष शासकों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने अपने राज्यों पर गहरा प्रभाव डाला। अकबर हो या औरंगजेब, उनका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आज भी इतिहास के पन्नों में या पुरातात्विक खुदाई में जीवित है। लेकिन हमने महिला शासकों के बारे में कितनी बार पढ़ा है, उनके प्रभाव को इतिहास के कितने पन्ने समर्पित किए गए हैं। भले ही उनके बारे में पढ़ना दिलचस्प हो, लेकिन हम में से कितने लोग महिला शासकों को भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। ऐसी ही एक महिला शासक जिनके शासनकाल पर या तो कम शोध हुआ है या जिन्हें भुला दिया गया है, और वो हैं दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान। आइए उनके शासनकाल, संघर्षों और विरोधियों पर उनकी साहसी विजय के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल सन 1205 या 1206 ईस्वी में जन्मी रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की इकलौती और प्रथम संतान थीं। उनका पूरा नाम रजियतुद्दीन था और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक तुर्क दास की वंशज थीं। रजिया के पिता इल्तुतमिश ऐबक के दास थे और इल्तुतमिश की प्रमुख पत्नी और रजिया की माता तुर्कान खातून ऐबक की पुत्री थीं। दास रहते हुए इल्तुतमिश ने अपने कार्यों से ऐबक को प्रभावित किया और प्रांतीय राज्यपाल नियुक्त हुए। बाद में वे दास वंश के तीसरे और सबसे महान दिल्ली के सुल्तान बने। रजिया सुल्तान का बचपन अपने पिता इल्तुतमिश से हुनर सीखते हुए बीता। इल्तुतमिश ने अपनी कला का कौशल रजिया समेत अपने सभी बच्चों को सिखाया और यह सुनिश्चित किया कि हर कोई तीरंदाजी, युद्ध कला और प्रशासन में निपुण हो। 1231-32 के दौरान जब रजिया ने उनकी अनुपस्थिति में सल्तनत का संचालन किया तो इल्तुतमिश रजिया के प्रशासनिक कौशल से बहुत प्रभावित हुए। इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान में व्यस्त थे। लौटने पर उन्होंने रजिया को अपना वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने अधिकारी ताजुल मुल्क महमूद दबीर से रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का फरमान भी जारी करवाया। सिराज ने अपनी किताब ताबकाते नासिर में लिखा, सुल्तान ने लड़की होते हुए भी रजिया को अपना वारिस घोषित किया, वो भी बाकायदा लिखकर। जब उसके दरबारी इस फैसले को पचा नहीं पाए तो इल्तुतमिश ने कहा, मेरे सभी बेटे जवानी का आनंद लेने में लिप्त हैं, उनमें से एक भी बादशाह बनने की काबिलियत नहीं रखता। मेरी मौत के बाद आप जान जाएंगे कि देश का नेतृत्व करने के लिए मेरी बेटी से काबिल कोई नहीं होगा। हालांकि जब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो मुस्लिम कुलीन वर्ग ने रजिया को शासक के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसके सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज को नया राजा नियुक्त कर दिया। फिरोज का शासन उसकी माता शाह तुर्कान ने संभाला। अब्राहिम राली ने अपनी किताब द एज ऑफ रेथ में लिखते हैं, विडंबना तो देखिए कि फिरोज को गद्दी पर बैठाकर भी इल्तुतमिश के दरबारियों को एक महिला के शासन से ही दो चार होना पड़ा, और वो भी एक शातिर और प्रतिशोध लेने वाली महिला से। दरअसल फिरोज एक व्यसनी और शराब शबाब में डूबा रहने वाला दुष्चरित्र शहजादा था जिसकी शासन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसने शासन की सारी बागडोर अपनी मां शाह तुर्कान को दे दी, जो इल्तुतमिश की एक बांदी थी और अपनी सुंदरता के बल पर इल्तुतमिश की रानी बन गई थी। अब शासन सत्ता का उपभोग करने लगी। वो हरम में अपनी दुश्मनी के पुराने हिसाब बराबर करने लगी। फिरोज के सौतेले भाई की हत्या कर दी गई। रजिया को फांसी देने की कोशिश की गई। सारे राज्य में अव्यवस्था का माहौल बन गया, जिस कारण प्रांतीय गवर्नरों ने विद्रोह कर दिया। इस घटना के 100 साल बाद मिनहाज उस सिराज ने लिखा, इस कुप्रशासन के माहौल में कई गवर्नरों ने फिरोज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब फिरोज उनके विद्रोह को कुचलने दिल्ली से बाहर निकला तो रजिया ने मौके का फायदा उठाते हुए दिल्ली की जनभावनाओं को अपने पक्ष में कर लिया। अब्दुल मलिक इसामी के अनुसार जब फिरोज का तख्ता पलटा गया तब दरबारी इस बात पर विचार करने लगे कि किसे सुल्तान बनाया जाए। रजिया ने खिड़की से अपना दुपट्टा लहराते हुए ऐलान किया, मैं महामहिम की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे अपना वारिस चुना था। आपने सुल्तान के आदेशों की अवहेलना करते हुए किसी और के सर पर ताज रख दिया, इसलिए आपकी ये हालत हुई। कुछ सालों के लिए ताज मुझे दीजिए और मेरी क्षमताओं को परखिए। अगर मैं अच्छी शासक साबित होती हूँ तो मुझे
गद्दी पर रहने दीजिए और अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो ये गद्दी किसी और को दे दीजिए। इस तरह रजिया नवंबर 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। जब इल्तुतमिश के दरबार के गुलामों ने रजिया को सुल्तान बनाया तो उन्हें उम्मीद थी कि वो उनके कहने में चलेगी और इल्तुतमिश के शासनकाल की तरह उनका रसूख कायम रहेगा। आने वाले दिनों में रजिया के व्यवहार ने यह सिद्ध कर दिया कि उन्होंने रजिया को समझने में बहुत बड़ी गलती की थी। दिल्ली के कई प्रांतीय गवर्नरों ने दिल्ली की गद्दी पर एक महिला को सुल्तान के रूप में देखना पसंद नहीं किया और अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए कूच कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो रजिया को नुकसान पहुंचा पाते, रजिया की कूटनीति ने उनके विद्रोह को कुचल दिया। अब्राहिम मिराली अपनी किताब द एज ऑफ रैथ में लिखते हैं कि रजिया ने जिस तरह इस विद्रोह का सामना किया, उनकी नेतृत्व क्षमता के बारे में सशंकित दरबारी अब उसके प्रशंसक बन गए और उन्होंने रजिया का साथ देने का फैसला कर लिया। यहीं से रजिया सुल्तान का शासनकाल शुरू हुआ। जानते हैं कैसे? दरअसल इसके बाद रजिया सुल्तान के उस ऐतिहासिक शासनकाल का प्रारंभ हुआ वो कुछ इस तरह कि जब उन्होंने सिंहासन संभाला, यद्यपि उन्होंने केवल उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में ही शासन किया, फिर भी वह इस क्षेत्र की पहली मुस्लिम महिला शासक और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान होने का गौरव रखती हैं। नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया ने जलालुद्दीन रजिया के रूप में सिंहासन ग्रहण किया। उनका पहला और सबसे साहसिक कार्य था अपना घूंघट उतारकर पुरुष वस्त्र धारण करना। अपने शासनकाल के दौरान रजिया ने राज्य में अर्थव्यवस्था और शिक्षा से लेकर लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार तक कई बदलाव लेकर आई। इतिहास के अनुसार रजिया ने अपने नाम से चांदी के सिक्के जारी किए, जिससे वह महिलाओं के स्तंभ और युग की रानी के रूप में उभरी। ये चांदी के सिक्के, जिन्हें टका के नाम से जाना जाता था, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक रहे, क्योंकि इनका वजन और आकार पूरे राज्य में एक समान था। इल्तुतमिश के जमाने में चांदी के जो सिक्के चला करते थे, उनमें उनका नाम गड़ा होता था। रजिया ने पहले इन सिक्कों पर अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम गढ़वाना शुरू कर दिया। इनमें इल्तुतमिश को सुल्तान आजम और रजिया को सुल्तान मुअज्जम कहा गया। बाद में रजिया ने सिर्फ अपने नाम के सिक्के ढलवाए। किसी मशहूर इतिहासकार ने लिखा है, सिक्कों पर रजिया के नाम से पहले सुल्तान गड़ा रहता था। उन्होंने कभी भी अपने लिए सुल्ताना शब्द का प्रयोग नहीं किया। रजिया अपने राज्य में शिक्षा और कला के विकास के लिए बहुत उत्सुक थी। उन्होंने लोगों की शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक पुस्तकालय शुरू किए। उन्होंने पुस्तकों का अनुवाद राज्य की स्थानीय भाषा में करवाने का भी निर्देश दिया, ताकि सभी उनकी पहुंच तक पहुंच सकें। अपने राज्य पर गर्व करते हुए वह हमेशा नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करती थीं। वह राज्य में सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करती थीं और उनकी देखभाल सुनिश्चित करती थीं। उसने राज्य के प्रबंधन में सहायता के लिए ज्ञानवान और अच्छे लोगों को नियुक्त किया था, लेकिन यदि कोई भी गलती करता तो वह उसे दंडित करना सुनिश्चित करती थीं। दिल्ली के कट्टर इस्लामी दरबारियों को रजिया का खुला व्यक्तित्व बहुत ही नागवार गुजरा। तुर्की रईसों द्वारा उनके सिंहासन के विरोध हमेशा किए जाते रहे। वो रजिया को हटाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। रजिया के तमाम प्रयासों और राज्य में हुए महत्वपूर्ण बदलावों के बावजूद उनके खिलाफ विरोध जारी रहा। लोग अब भी रजिया के शासक बनने के खिलाफ थे, जबकि रजिया शासन को मजबूत करने के लिए काम कर रही थी। दूसरी तरफ कट्टर इस्लामी लोग हर हाल में उसके शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। फिर भी रजिया ने इन बाधाओं की परवाह नहीं की और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ती रही। एराली लिखते हैं, जिस तरह रजिया ने बाहरी लोगों को नजदीक लाना शुरू किया, ये भी कट्टर इस्लामी दरबारियों को रास नहीं आया। इन्हीं में एक रजिया का विश्वास पात्र शख्स था अबिसीनियाई मूल का जलालुद्दीन याकूत, रजिया का विशेष कृपा पात्र। जब रजिया ने उसे अमीर अखूर का पद दिया, जो शाही घुड़साल का अधीक्षक होता था, तो दरबारियों को इससे भी आपत्ति थी और उन्हें यह भी शक था कि रजिया और याकूत के बीच प्रेम प्रसंग है। तुर्की के रईस
रजिया के शासनकाल की सफलता को पचा नहीं पा रहे थे और उस पर याकूत के साथ रजिया के कथित संबंधों से भी असंतुष्ट थे। रजिया के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला शख्स था कबीर खान, जो रजिया की ही मेहरबानी से लाहौर का गवर्नर बना था। 1239 ईस्वी में जब रजिया उसके विद्रोह को कुचलने गई और चिनाब नदी के किनारे रजिया का कबीर खान से मुकाबला हुआ, जिसमें कबीर खान रजिया की सेना का मुकाबला न कर सका और उसे हार माननी पड़ी। इधर दिल्ली में रजिया की अनुपस्थिति में दरबारियों ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया को उनके साथियों के साथ पंजाब के निकट भटिंडा में गिरफ्तार कर लिया गया। बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया, लेकिन रजिया सुल्तान का जीवन यहीं समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी रजिया पूरी तरह झुकी नहीं थी। रजिया ने अल्तूनिया की मदद से सिंहासन वापस पाने का प्रयास किया। उसने भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया को ऊंचे पद का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। भटिंडा का गवर्नर अल्तूनिया रजिया के आकर्षण और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गया और उसने रजिया से विवाह कर लिया। उन्होंने रजिया के शासन का विरोध करने वाले तुर्की सरदारों के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने दिल्ली की घेराबंदी की योजना बनाई और रजिया के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। हालांकि 1240 में हुए इस विजय अभियान में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोनों दिल्ली से भागकर कैथल पहुंच गए। उनकी सहायता के लिए आई छोटी सी सेना भी पीछे हट गई। रजिया और अल्तूनिया की हिंदू जाटों के हाथों दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, जिन्होंने उन्हें लूट लिया और मार डाला। इतिहासकार कहते हैं कि बलात्कार करने के बाद रजिया को मार डाला गया। इसामी लिखते हैं कि एक भी घुड़सवार रजिया के साथ नहीं बचा था। रजिया के सिंहासन पर पूरी तरह उसी के भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने कब्जा कर लिया। रजिया सुल्तान का जीवन चुनौतियों से भरा था, जिनमें से मुख्य चुनौतियां सिंहासन और सुल्तान की उपाधि के लिए उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाती थीं। उन्हें अपने सिंहासन की रक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने राज्य में महत्वपूर्ण बदलाव किए और उसका विस्तार किया, लेकिन इतिहास में इस बहादुर महिला शासक का बहुत कम उल्लेख मिलता है। उनके शासनकाल के पुरातात्विक या दस्तावेजी प्रमाण भी अनुपस्थित हैं। उनकी कब्र कहाँ पर स्थित हो सकती है, यह भी किसी को नहीं पता। फिर भी इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली के तुर्कमान गेट के अंदर नई सड़क के पास चावड़ी बाजार के निकट उनकी कब्र है। मानो उसके पिता ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी उसकी बदतर मौत की वसीयत तैयार करके, क्योंकि उसने उसके अंदर एक कुशल शासक के सारे गुण देखे थे, मगर वो गलती नहीं देखी थी कि वो एक महिला है। आगे इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया सुल्तान फॉर द क्राउन ऑफ दिल्ली आफ्टर ओवरथ्रोइंग हिज सन रुकनुद्दीन फिरोज। रजिया's mother Turkan Khatun was the chief wife of Iltutmish and a daughter of Kutubuddin Aibak. When Iltutmish was gone in the assault of Gwalior, he gave Rajia control of Delhi, and when he returned, he was so impressed with Rajia's performance that he chose Rajia as his successor. He said that this young girl of mine is superior to many sons. ताक़ात नासिर के लेखक मिनहाज उस सिराज लिखते हैं, वह विद्वान, न्यायप्रिय और दयालु शासक थी। वह विद्वानों का आदर करती थी। उसमें सैनिक प्रतिभा तथा अन्य सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक राजा में होने चाहिए, मगर ये सब खूबियां कोई मायने नहीं रखती थीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा अवगुण था एक स्त्री होना। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।